तो बिहार में 9 जुलाई के जो हड़ताल है वो तो मेरे ख्याल से चक्का जाम पूरा बिहार में होगा और सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा। तो पूरे जुलाई महीने में अब आंदोलन चलेगा, बिल्कुल आंदोलन चलेगा। हमने कहा कि वोटबंदी नहीं चलेगी और हर कीमत पर मताधिकार और लोकतंत्र की हम लोग रक्षा करेंगे। तो जब जनता का आंदोलन पूरे सड़क पर आ जाए और आवाज़ जनता की मुखर हो जाए तब हम उम्मीद करेंगे चुनाव आयोग देर से भी हो कुछ तो सुने। आप सब जान रहे हैं इस दिनों बिहार के अंदर राजनीतिक माहौल गर्म है, जो कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर बिहार में विधानसभा चुनाव होने जाना है। लेकिन उससे पहले आमतौर पर इस समय राजनीतिक चर्चाएं होती हैं, लेकिन इस समय पूरे बिहार का ध्यान जो है वोटर लिस्ट की तरफ चला गया है, क्योंकि बिहार राज्य चुनाव आयोग ने वोटर रिवीजन यानी कि इंसेंटिव वोटर रिवीजन एक तरीके से उन्होंने शुरू कर दिया है, जिसमें वो लोगों को कह रहे हैं जो अगर आप बिहार का वोटर रहना चाहते हैं तो आपको पहले सत्यापित करना होगा जो आप भारत के नागरिक हैं या बिहार के निवासी हैं। इसके लिए उन्होंने एक 11 डॉक्यूमेंटों की सूची दी थी। उस सूची में से कोई एक डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है उसको लगाते हुए अपनी फ़ोटो के साथ एक फॉर्म BLO के थ्रू जमा करना है, या इसको आप ऑनलाइन भी कर सकते थे। लेकिन इन सब के बाद बड़ा सवाल उठा, क्या मात्र 24 दिनों के अंदर, क्योंकि 28 जुलाई तक उसे ख़त्म करना था, मात्र 24 दिनों के अंदर क्या 8 करोड़ के आसपास की आबादी वाले राज्य में करना संभव है? और इसके बाद से ही लगातार पॉलिटिकल जो राजनीतिक जो भी दल हैं वो लगातार सवाल उठा रहे थे और सामाजिक संगठन भी इसका विरोध कर रहे थे, और इसको लेके सुप्रीम कोर्ट भी मामला जा चुका है। ADR इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गया है। अब बड़ा सवाल है, हमने इस पूरे सवाल को लेकर राजनीतिक गतिविधि जो वहाँ पर चल रहा है उसको लेकर महागठबंधन के बड़े नेता और CPML के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य से बात करी और उनसे समझने का प्रयास किया उनकी आपत्तियां क्या हैं और क्यों इसका रिवीजन का विरोध कर रहे हैं, और साथ में राजनीतिक समीकरण वहाँ पर क्या है। लेकिन जब हमने उनसे बातचीत रिकॉर्ड करी थी और आज जब हम वीडियो पब्लिश कर रहे हैं, इस दौरान इसमें एक मामूली परिवर्तन आया है। चुनाव आयोग ने एक तरीके से एक नई सूचना बिहार की जनता और देश को दिया, जिसमें वो कह रही है जो पहले 11 डॉक्यूमेंट की सूची थी जो आपको जमा करानी ही थी उसमें छूट दी गई है, और कहा गया है जो ड्राफ्ट लिस्ट आएगी जो कि जुलाई के आखिर तक आ जाएगी, उससे पहले आप अपना सिर्फ फॉर्म भर के सबमिट कर दीजिए, आपको डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या बड़ा सवाल है, जो आप इसके बाद क्या वोटर जो है बिहार को उनको इन डॉक्यूमेंट को जमा कराने की ज़रूरत नहीं है? ऐसा नहीं है। जो मीडिया रिपोर्ट्स और चुनाव आयोग के जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने स्पष्ट किया है, ये जो एडवर्टाइजमेंट में भले लिखा है जो बिना डॉक्यूमेंट का फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, वो सिर्फ उनके लिए है जो ड्राफ्ट लिस्ट में आपका आ जाएगा। लेकिन जब फाइनल लिस्ट आएगी सितंबर में, उससे पहले उनको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को जमा कराना पड़ेगा चुनाव आयोग के थ्रू, तभी जाकर उनका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में आएगा और वो वोट डाल सकेंगे। तो एक बड़ा सवाल जो तब पहले बना हुआ था, इन डॉक्यूमेंट के आधार पर पहले अपने नागरिकता साबित करिए फिर आप वोट डाल पाइएगा, ये हो रहा है। और इसमें आधार वर्ष 2003 माना गया था। तो इन सारे मुद्दों पर विस्तार से हमने दीपांकर से बात करी है। सुनिए पूरी बातचीत कैसी है और आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार पर। आमतौर पर जितना चुनाव नज़दीक आ गया है, इस समय राजनीतिक समीकरण क्या है और गठबंधन किस तरफ जा रहे हैं, चुनाव की परिस्थितियां राजनीतिक सामाजिक क्या है, इस पर बात होती है। लेकिन अभी जो बिहार में नया एक अभी पीछे भूमि सर्वे शुरू हुआ था, उससे बिहार में पूरा उथल पुथल था। अब उसके बाद जो वोटर लिस्ट का इंट्रोस्पेक्शन या रिवीजन के नाम पर जो पूरा सर्वे एक तरीके के चलाया जा रहा है, उसको लेकर पूरा बिहार में और पूरे देश में एक चर्चा हो रही है। इस सारे मुद्दे पर बात करने के लिए वोटर रिवीजन और जो राजनीतिक घटनाक्रम क्या घट रहा है बिहार पर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CPML के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य जी। न्यूज़ क्लिक का आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जैसा मैंने इंटरव्यू में कहा था, इस समय राजनीतिक परिस्थितियों में बात करने का समय था या सामाजिक गठबंधन किस तरह से हो रहा है उस पर। लेकिन बिहार में एक नई चीज़ जो अभी देखने को मिल रही है, वोटर रिवीजन के नाम पर कह लीजिए कर रही है सर चुनाव आयोग, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? हाँ, ये बिहार के लिए सबसे बड़ा एजेंडा बन गया है। देखिए, इसमें वैसे तो लोग कह रहे हैं कि 2003 में हुआ था, उसके बाद हो रहा है 22 साल बाद। लेकिन इस बार जिस तरह का इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, ऐसा रिवीजन हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ, किसी राज्य में नहीं हुआ। 1952 से चुनाव हो रहे हैं। तो उस हिसाब से देखिए, इसमें आपको एक तो नोटबंदी के पहलू नज़र आएंगे। जैसे मोदी जी 2016 में अचानक आए और बोले कि कल से 500,000 का नोट गायब है।
तो उसी तरह से हमारे चुनाव आयोग ने 24 जून को सर्कुलर जारी किया कि कल से बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण होगा। गहन पुनरीक्षण का मतलब ये हो गया कि आज की डेट में बिहार में कोई मतदाता सूची है ही नहीं। जो मतदाता सूची थी जिसके आधार पर 24 में लोकसभा के चुनाव हुए, ये सिर्फ उसमें कुछ संशोधन करने वाली बात नहीं है, ये नए सिरे से मतदाता सूची बनाने का सवाल है। बिल्कुल एकदम नया, एकदम नई मतदाता सूची, नंबर 1। तो इसको इसीलिए लोग इसका नाम दे रहे हैं कि वोट बंदी है। वो नोटबंदी था, ये वोट बंदी है। इसमें आपको आसाम में जो एनआरसी हुआ वो चीज़ भी इसमें नज़र आएगी, क्योंकि इसमें लोगों से कहा जा रहा है, करीब बिहार में 8 करोड़ इस समय एडल्ट पॉपुलेशन है, तो 8 करोड़ में कुछ नहीं तो 4.5-5 करोड़ लोगों को साबित करना पड़ेगा कि वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं। तो इस हिसाब से कहिए तो नागरिकता की परीक्षा होगी अभी। लेकिन दोनों को मिला करके भी ये कोई तीसरी चीज़ है। जैसा कि नोटबंदी से अगर आप कहेंगे तो नोटबंदी जिस समय आया अचानक आया, ये भी अचानक आया, लेकिन नोटबंदी पूरे धमाके के साथ आया। मोदी जी ने कहा, टीवी पर कहा, हो गया, पूरे देश में हल्ला हो गया। ये चुपके से आया। अभी भी बिहार के लोगों को बहुत पता नहीं है। ये अभी मैं देख रहा था कहीं डेटा आया है जो अभी तक 10 दिनों में 7% ही हो पाया है। हाँ, तो एक तो लोगों के पास वो एनुमरेशन फॉर्म नहीं गया। लोगों को अभी ये बात समझ में नहीं आई है। लोगों को लग रहा है कि भाई वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होगा, कोई आएगा देखने के लिए कि ये वोटर एक्चुअली है कि नहीं, इसी पते पर है कि नहीं, कोई मर तो नहीं गया, यही सब होता है। लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि इसमें हमको कोई डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, और वो भी जो डॉक्यूमेंट लोगों के पास है। आमतौर पर लोग आजकल सोचते हैं कि भाई कोई आएगा तो चलो आधार दे देंगे, आधार नहीं तो वोटर कार्ड दे देंगे, राशन कार्ड दिखा देंगे, जॉब कार्ड दिखा देंगे। आज के जो नौजवान हैं, बहुत सारे लोग गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइविंग में हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दिखा देंगे। वो कुछ भी काम में नहीं आएगा जो डॉक्यूमेंट लोगों के पास है। और जो डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग मांग रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए, अपना नहीं अपने पिता माता का भी दीजिए, स्कूल मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट दीजिए, मकान है तो मकान का दीजिए, ज़मीन का दीजिए, ज़मीन का मकान का कितने लोगों के पास है, पासपोर्ट दिखाइए, आप बताइए। तो कुल मिलाकर के जो चुनाव आयोग मांग रहा है वो लोगों के पास नहीं है, जो लोगों के पास है वो चुनाव आयोग मान नहीं रहा है। और कुल मिलाकर के इससे बिहार में भारी अराजकता है, एकदम असुरक्षा है। ऊपर से चुनाव आयोग ने ऐसा कहा कि जो बिहार के माइग्रेंट वर्कर हैं 20% करीब, उस दिन हम लोग जब बात करने गए थे तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने अचानक ये कहा कि बिहार के दिल्ली में डेलीगेशन, बिल्कुल हम लोग जब गए थे उस समय उन्होंने कहा कि बिहार के तो विक्ट्री मार्जिन बड़े कम होते हैं और 20% लोग बाहर रहते हैं। तो अब एक बात सुनने में आ रही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार के मतदाताओं को ये सलाह दिया, माइग्रेंट वर्कर को, कि आप अगर बाहर आए हैं कमाने के लिए तो वोट भी बाहर ही डालिए। आप अगर रोज़गार के लिए बाहर हो गए हैं बिहार से तो वोटर लिस्ट से भी बाहर हो जाइए। अब बताइए कि ये बिहार के प्रवासी मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ा हमला है। कोरोना काल को याद करके देखिए, जब कोरोना में लॉकडाउन आया, पैदल चल करके लोग आए बिहार में लौटे, तो उससे तो पता चल गया कि लोग जहाँ भी काम करने के लिए जाएं, घर उनका बिहार में है, वो है बिहार के, पर्व त्यौहार में घर आते हैं, चुनाव में आते हैं। अब इस बार माइग्रेंट वर्कर भी इस समय परेशान हैं कि वो वोट डाल पाएंगे कि नहीं डाल पाएंगे। तो एक बड़े पैमाने पर लोगों की शायद वोटर लिस्ट से छंटनी हो जाए। हम लोगों ने चुनाव आयोग से कहा, लेकिन चुनाव आयोग बेफिक्र है। तो बहुत बड़ा इसमें मामला बन गया है। दूसरा, इसमें ये पहली बार हो रहा है कि लोगों को कहा जा रहा है कि आप साबित करिए कि आप भारत के नागरिक हैं। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन इसमें ऐसा जो सत्ता पक्ष के लोग बहुत सारे हैं जो अलग, हालांकि बिहार में जो गठबंधन में इनकी बहुत सारी पार्टियां हैं वो भी इससे चिंतित हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो बोल ही दिए खुल के, मुझे लगता है मांझी के अंदर भी और कुछ झिझक है उनकी पार्टी के अंदर। लेकिन बड़े तबके पर जो पब्लिकली आके उनके लीडर बड़े बोल रहे हैं विपक्ष इसको लेकर ज़्यादा भ्रम बनाने की कोशिश कर रहा है। ये कुछ नहीं है, 11 डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, एक नहीं है, दूसरा नहीं है, कुछ तो होगा, उससे हो जाएगा। तो इसे विपक्ष डराने की कोशिश कर रहा है एक तरीके से। जैसे आप ईवीएम पे सवाल उठाइए, चुनाव प्रक्रिया पर, एक तरह के बोलते हैं ये लोग हार चुके हैं चुनाव पहले से, जीतने की स्थिति पहले से हार का बहाना ये लोग
ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब तो इनको चुनाव में सिर्फ वोट दिखता है। हमने तो यही कहा कि आप वोट गिन रहे हैं, आप अगर वोट से मतलब रखते हैं तो वोटर से भी मतलब रखिए, वो वोटर की परेशानी से भी मतलब रखिए। अभी इसको तो हम किसी पार्टी गठबंधन उस चश्मे से देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि बिहार के आम लोग, जैसे अभी भूमि सर्वे हुआ था, भूमि सर्वे में भूमिहीन के तो मान लीजिए सवाल अलग है, उनके पास ज़मीन नहीं है और जहाँ जिस ज़मीन पर बसे हैं उसका कागज़ नहीं है, लेकिन जो जिनके पास ज़मीन है, जो बिल्कुल खुद को सुरक्षित महसूस करते थे, अब भूमि सर्वे में जब सबसे कागज़ मांगना शुरू हुआ तो पता चला कि एक ही परिवार की ज़मीन पीढ़ी दर पीढ़ी ज़मीन आपस में बढ़ गई है, लेकिन कागज़ तो नहीं है। तो लोगों के पास कागज़ है नहीं। ये कागज़ वाला जो संकट है, 11 डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ दिखा देंगे, ये कोई स्थिति में नहीं है। बहुत खाते पीते परिवार के लोग भी इस स्थिति में नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट लोगों को नहीं मिलेगा, अपने पिता माता का ऐसा सर्टिफिकेट जिसमें जन्म की तिथि भी हो और जन्म की जगह भी हो। तो इसलिए ये लोगों को जो बोल रहे हैं, तेजस्वी ने कहा ना उनकी वाइफ हो सकता है बिहार की वोटर ना बचे इस सर्वे के बाद, क्योंकि तो बाहर से शादी करके आई, तो उनके माता पिता का तो कुछ डॉक्यूमेंट है नहीं बिहार का। हाँ, तो ये बहुत कुछ होगा इसमें। एक तरह से पूरे व्यापक एक अराजकता, एक असुरक्षा। और मैं तो हैरान इसलिए हूँ कि ये जो एनडीए वाले लोग हैं ये चुप क्यों हैं? अगर पूरा बिहार परेशान है तो एनडीए वाले क्यों नहीं परेशान है? इसका कारण कुछ हो सकता है। एक कारण ये हो सकता है कि भाई चुनाव आयोग ने हम लोगों से तो कोई राय मशविरा नहीं की। हो सकता है एनडीए वालों को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। हो सकता है उनको लग रहा है कि इस पूरे मंथन से एक ऐसे वोटर लिस्ट निकल करके आएगी जो उनके लायक हो। अगर ऐसा कोई सोच रहे हो, उसमें उनको फायदा दिखाई दे रहा है। गंभीर सवाल है अगर ऐसा। तो मैं तो अदरवाइज आप बताइए, आम लोग जहाँ परेशान हैं, आम लोग तो किसी भी पार्टी में हैं, कोई ज़रूरी नहीं है किसी माले के लोग परेशान हो रहे हैं। भाजपा को वोट डालने वाले भी परेशान होंगे, जदयू को वोट डालने वाले भी परेशान होंगे। तो परेशान जहाँ सब लोग हो रहे हैं तो वहाँ सभी पार्टियों को बोलना चाहिए, लेकिन कुछ पार्टियाँ बोल नहीं रही हैं। तो क्यों नहीं बोल रही हैं, ये भी सच में सवाल खड़ा होता है लोगों के लिए। दीपंकर, जैसे हम जानते हैं चुनाव की जब तैयारियां शुरू होती हैं तो उससे पहले सर्वदलीय बैठक और इस तरह के रिवीजन कुछ भी होते हैं तो चर्चा होती है। बिल्कुल। लेकिन अब जैसा आप बता रहे हैं, आप विपक्ष से सारी पार्टियां बोल रहे हैं, इस तरह की कोई चर्चा की आशंका भी नहीं जाहिर की गई ना। नेशनल लेवल पे मीटिंग्स होती हैं, उसमें इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो BLAs 1 और 2 की मीटिंग होती है उनमें भी कई बार इस तरह की कभी नहीं। और ये जो नया मुख्य चुनाव आयुक्त है, इन्होंने तो कहा था कि हम तो पूरा कंसल्ट करके चलेंगे। कंसल्टेशन, दैट वाज द की वर्ड, कि इतने कंसल्टेशन करेंगे, हजारों कंसल्टेशन करेंगे पूरे देश में। अब इतना बड़ा आपने किया, अब इसमें कोई कंसल्टेशन नहीं, कोई पहले से जानकारी नहीं, किसी को कोई जानकारी नहीं। और ऐसा रिविजन आपने किया जो आज तक हिंदुस्तान के चुनाव के इतिहास में पहली बार ऐसा कोई रिविजन हो रहा है। और वो कह रहा है कि ये बिहार तो झांकी है, पूरा हिंदुस्तान बाकी है, पूरे देश में ऐसा करेंगे। तो ये तो चुनाव में अफरा तफरी का माहौल बनेगा, कितने लोगों का नाम छटेगा। हम लोगों से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए थे और इसीलिए हमने सोचा कि बिहार में कर दिया जाए। तो महाराष्ट्र में आपने ऐसी वोटर लिस्ट बनाई जो पॉपुलेशन से ज़्यादा, एडल्ट पॉपुलेशन से ज़्यादा आपने वोटर बना दिया। तो क्या महाराष्ट्र का जवाब ये होगा कि बिहार में 20% वोटर को बाहर कर दो? तो बिहार में कम करके महाराष्ट्र में ज़्यादा हो गया तो बैलेंस हो जाएगा क्या? ये तो नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही चिंता की बात है और इस पूरे बातों को लेकर के कोई गंभीरता नहीं है, बिल्कुल एक तरीके से बेफिक्र है चुनाव आयोग। अब पता नहीं, अभी तो हमने सुना कि हमारे ADR के लोग सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं, प्रशांत भूषण उनके वकील, कोर्ट से राहत मिलती है कि नहीं, हम उम्मीद करेंगे। हम ये भी उम्मीद करेंगे कि जनता, चुनाव आयोग, हम लोग गए कमरे में बैठ करके 10 पार्टी के नेता बात कर रहे थे, तो चुनाव आयोग को लगा कि बंद कमरे में नेताओं के साथ बात हो रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब खुली सड़क पर बिहार में जनता बोल रही है, वो अखबार में आने लगी है जनता की आवाज़। तो जनता की आवाज़ जब मुखर होगी, 9 जुलाई जो हड़ताल है पूरे देश में, मजदूर संगठनों ने ऐलान किया था लेबर कोड के खिलाफ। तो आज लेबर के लिए भी बड़ा सवाल है कि भाई वोटिंग राइट ही अगर नहीं रहेगा तो लेबर कोड का क्या मतलब रहेगा? तो इसलिए असंगठित मजदूर, प्रवासी मजदूर परेशान है। तो बिहार में 9 जुलाई के जो हड़ताल है वो तो मेरे ख्याल से चक्का जाम पूरा बिहार में होगा और सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा। तो पूरे जुलाई महीने में अब आंदोलन चलेगा
बिल्कुल आंदोलन चलेगा। हमने कहा कि वोटबंदी नहीं चलेगी और हर कीमत पर मताधिकार और लोकतंत्र की हम लोग रक्षा करेंगे। तो जब जनता का आंदोलन पूरे सड़क पर आ जाए और आवाज़ जनता की मुखर हो जाए, तब हम उम्मीद करेंगे चुनाव आयोग देर से भी हो, कुछ तो सुने, बात को सुने, इसको वापस ले, और कोर्ट लोग अगर गए हैं तो कोर्ट से भी इंसाफ मिले। दीपांकर जी, इस सवाल के मतलब इस सवाल चर्चा के आखिरी उसमें जो इससे जुड़ा चर्चा है उस पर वोट वाला, तो अभी जैसे आप कह रहे कोर्ट गए हैं और एडीआर जैसे कोर्ट पहले भी गया था, जो चंदे का सवाल था उस पर भी, इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले पर फिर गया, और हर सवाल का जो मुद्दे हैं उसको हम कोर्ट ले जाना पड़ रहा है। ये लोकतंत्र के लिए तो कितना चिंता का सवाल है, और लगातार जिस तरीके से संस्थाओं पर विश्वास कम हो रहा है। क्योंकि मुझे याद है जब आप चुनाव आयोग से बाहर आए थे तो आपने कहा था हमको इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है। तो ये विपक्ष के नेता के तौर पर आपकी और एज नागरिक के तौर पर कितना खतरनाक है? बिल्कुल बिल्कुल चिंता की बात है। देखिए, चुनाव आयोग का काम है चुनाव कराना। आप समझते हैं कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष होगा, आप ये सोचते हैं कि चुनाव आयोग का ध्यान इस पर होगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, शांतिपूर्ण ढंग से हो, मैक्सिमम लोग वोट दे सके, वोटर लिस्ट से कोई छूटे नहीं। एक तो हमने देखा कि चुनाव आयोग का नज़र उस जगह पर है ही नहीं। वो चुनाव आयोग अभी कि भाई नागरिकता साबित हो, जो नहीं कर पाएंगे वो छट जाएंगे। तो कुल मिलाकर के परीक्षा ले रहा है लोगों का। लग रहा है कि जिस समय जनता सरकार चुनने के लिए तैयारी कर रही थी, अब चुनाव आयोग जनता को मतदाता चुनने निकल पड़ा है कि कौन मतदाता होने लायक है, कौन मतदाता। टाइमिंग इतना कम टाइम, बिहार में 24 दिन का सिर्फ। इसीलिए और चुनाव आयोग से जो बातचीत हुई, हमने सोचा था कि चलो ठीक है, चुनाव आयोग का सर्कुलर गड़बड़ है, लेकिन हम लोग जो बात करेंगे तो चुनाव आयोग गंभीरता से हमारी बातों को लेगा। और हमारी जो चिंता है, ये कोई हमारी तो अलग कोई चिंता नहीं है, पूरे चुनाव को लेकर के, बिहार को लेकर के आम लोगों की चिंता है, तो इस चिंता को भी चुनाव आयोग शेयर करेगा। लेकिन जब हमने देखा कि चुनाव आयोग बिल्कुल बेफिक्र है, तब हम बिल्कुल हैरान हुए कि किसी संस्था से, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से ये आप उम्मीद नहीं करते। और शायद यही कारण होगा कि बीजेपी ने जो चुनाव आयोग के चुनाव को लेकर के जो नियम बना दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग का चयन 3 लोगों की कमेटी करे, जिसमें प्रधानमंत्री हो, जिसमें विपक्ष के नेता हो, जिसमें चीफ जस्टिस हो, ताकि एक निष्पक्ष बैलेंस्ड पैनल होगा। लेकिन बीजेपी ने पलट इसीलिए शायद दिया होगा कि उसमें अमित शाह होंगे, नरेंद्र मोदी होंगे, 2 मिनिस्टर होंगे, वहाँ तीसरे का कोई मतलब नहीं है, ऑफिसर भी कोई सरकारी। तो इसका मतलब चुनाव आयोग का चयन आप बिल्कुल अपने हिसाब से कर रहे हैं। शायद यही कारण होगा कि बीजेपी को कोई परेशानी नहीं है और बाकी लोग परेशान हो रहे हैं। इसी में जब अब आगे बिहार की राजनीति में बात करते हैं, जुड़ा हुआ है, आप कह रहे हैं 9 जुलाई को बिहार में जब हड़ताल है देश भर में मजदूरों की, तो लेकिन बिहार के अंदर सबसे बड़ा सवाल ये वोट का सवाल है, मताधिकार का सवाल हो गया है। और मैं देख रहा था इस पर अधिकतर महागठबंधन की पार्टियां एकजुट हो गई हैं और वो भी उतरनी। तो इसको आप लोग चुनाव से पहले एक तरीके से कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जैसे ही चुनाव के नज़दीक आते हैं तो गठबंधन के अंदर में थोड़ा सा तनातनी होता है सीट शेयरिंग को लेकर, और ये बात होती है। क्या इस मुद्दे ने आप लोगों को सबको एक पेज पे लाके खड़ा कर दिया है क्या? ये तो हम लोग पहले से तय किए थे। जब 20 मई हड़ताल की तिथि तय थी पहलगाम से पहले, हम लोग उसी समय से थे कि भाई देखिए, चुनाव में एक काम हम लोगों को करना होगा कि दलों के बीच में आपस में गठबंधन हो, ठीक है, लेकिन देश में इतने सारे जो आंदोलन चल रहे हैं, जैसे किसानों का आंदोलन था, तो बड़े बड़े जो आंदोलन चल रहे हैं, आंदोलन के साथ भी राजनीतिक दलों का एक समन्वय ज़रूरी है। और इसीलिए ये बड़ा मुद्दा है लेबर कोड का सवाल, जो हम संविधान की बात कर रहे हैं। तो संविधान और क्या है? मजदूरों का अधिकार, किसानों का अधिकार, सबको अपना अपना अधिकार मिले। तो हम अगर संविधान की, आरक्षण की कर रहे हैं, तो हमें मजदूर हितों की भी रक्षा की बात करनी चाहिए। तो इसलिए चुनाव की घोषणा से बहुत पहले, ये सब पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, इससे बहुत पहले हम लोगों ने तय किया था कि इस बार जो मजदूरों की हड़ताल है उसको पूरा खुला समर्थन इंडिया गठबंधन का रहेगा बिहार में, नंबर 1। नंबर 2, हमें लगता है कि ये जो घटना घटी है, इसको मैं एक्स फैक्टर मानता हूँ बिहार चुनाव का, कि ठीक है चुनाव आयोग के पक्ष में आपके या सत्ताधारी? मैं वही कह रहा, एक्स फैक्टर है ये कि इसने, चुनाव आयोग ने सबको परेशान कर दिया। तो बिहार में जनता जब परेशान है तो चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा ही होगा। इस परेशानी का जनता ज़रूर चुनाव में वोट के ज़रिए जवाब देगी। कोरोना काल में आप याद करिए, बिल्कुल कोविड लॉकडाउन के बीच में बिहार पहला राज्य था
जहाँ चुनाव हुआ। हम लोग भी शुरू में बहुत इस सोच में थे कि चुनाव कैसे हो पाएगा, जनता कैसे वोट डालने जा पाएगी, सब मीटिंगें कैसे होंगी। लेकिन हमने देखा कि चुनाव में जो पिछली बार का जो रिज़ल्ट है उसके पीछे कोविड लॉकडाउन का भी बड़ा योगदान है। वो जो मैदान पैदल चल कर के बिहार के मजदूर आए थे और नीतीश जी उनको बिहार में घुसने नहीं दे रहे थे, उनका जो गुस्सा था वो चुनाव में दिखा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो लोगों को आपने परेशान कर दिया, हाँ, उनको परेशान कर दिया, अभी डॉक्यूमेंट ढूंढ रहे हैं और कितने लोग न जाने चुनाव मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे। तो लोगों की असुरक्षा, लोगों की हैरानी, लोगों की परेशानी, ये बिल्कुल चुनाव में भी दिखेगा इसका परिणाम। ठीक है, अभी इसमें अब आते हैं जो बिहार का राजनीतिक समीकरण है। आपके गठबंधन में एक पार्टनर की एंट्री तो बढ़ गई है, वो कन्फर्म है बीआईपी की। इसके अलावा कई अटकलें हैं, जो हो सकता है जो पासवान जी के चाचा हैं कहीं वो भी कोशिश में लगे हुए हैं। और सीट शेयरिंग में पिछली बार भी लेफ्ट को और खासकर माले को जो सीटें मिली थी उसमें जो उसका परफॉर्मेंस था बहुत अच्छा था, कहा जा रहा था इनको और ज़्यादा सीटें मिली थी तो और अच्छा करते। लेकिन और अब पार्टनर बढ़ने से क्या स्थिति है महागठबंधन के अंदर तालमेल? नहीं, हमें लगता है कि ये होना चाहिए तब भी। मैंने ठीक है, कुछ पार्टनर बढ़े हैं तो उनको भी अकोमोडेट करना होगा। और निश्चित तौर पर लोग आज भी सोचते हैं कि माले को ज़्यादा सीट चाहिए। विधानसभा लोकसभा में भी यही बात थी और हम भी समझते हैं। इसलिए समझते हैं कि पिछली बार हम सिर्फ 12 जिलों से लड़े थे, बिहार में 38 ज़िले हैं। अब बिहार के बहुत सारे कम से कम 20-25 ऐसे ज़िले हैं जहां हमारा बहुत मजबूत संगठन है, मजबूत आंदोलन है और वहां फ़र्क पड़ जाएगा। एक ज़िले में एक सीट पर, 2 सीट पर अगर माले के उम्मीदवार हो तो पूरे ज़िले में इंडिया गठबंधन का बेहतर प्रदर्शन हो जाएगा। तो हम तो समझते हैं कि हमने इसी हिसाब से जो सीटों की सूची हमने दी है उसी आधार पर हमने सोचा है कि जहाँ जहाँ हमारे चुनाव लड़ने से इंडिया गठबंधन बेहतर प्रदर्शन करेगा, न सिर्फ उन सीटों पर बल्कि अगल बगल के सीटों पर भी। तो इस हिसाब से हमें नहीं लगता है बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि सबके सामने तो बड़ा सवाल यही है कि निर्णायक बहुमत इंडिया गठबंधन को मिले। तो इसलिए कौन कितने सीट पर लड़ रहे हैं वो ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन लड़ने से ज़्यादा कितने सीट हम जीत पा रहे हैं, कितना निर्णायक बहुमत हासिल कर पा रहे हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी पार्टियाँ इसी पर फोकस करेगी और तब तालमेल हो जाएगा। अभी तक का क्या स्थिति है? मतलब अभी बातचीत शुरू हुई है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। बातचीत अब हो सकता है और आगे बढ़ गई रहती, लेकिन बीच में ये मुद्दा आ गया है तो, लेकिन हम लोग इस पर भी काम कर रहे हैं। मतलब रफली कोई आइडिया अपने माले के लिए, टोटल लेफ्ट के लिए कुछ क्या? अभी कोई आइडिया दे पाना संभव नहीं है। हमने जो एक लिस्ट तो दी है, पिछली बार से ज़्यादा सीटों की लिस्ट है हमारी। हमने कहा कि जैसे पिछली बार हम 12 जिलों में ही लड़े थे अल्टीमेटली, पिछली बार हम करीब 19 सीट पर हम लड़े, लेकिन उस समय हम 30 सीट हमारे लिस्ट में था और 19-20 हमको भी 19 सीट मिली। तो इस बार कुछ ज़्यादा सीटें हैं ज़रूर, और CPI CPM के बारे में हमको आइडिया नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन हम समझते हैं कि लेफ़्ट को, माले को भी और लेफ़्ट को ज़्यादा सीटें चाहिए, उससे इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन और बेहतर होगा। और इसके अलावा अभी इससे पहले बिहार के अंदर ऐसे कौन से फैक्टर दिख रहे हैं आप लोग, आपको जो चुनाव में जो आप लोग महागठबंधन के हित में हो सकते हैं? देखिए, कोई आप लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं? हमें लगता है कि इस बार पिछले बार के चुनाव में मुद्दों की बात थी, रोजगार बड़ा सवाल था। इस बार भी मुद्दे हैं महत्वपूर्ण, लेकिन हमें लगता है कि मुद्दों से भी ऊपर उठ करके एक बदलाव की ज़बरदस्त लोगों में आकांक्षा है। क्या बहुत हो गया है, 20 साल से सरकार चल रही है और नीतीश जी उस तरह से अब सक्षम है भी नहीं, दिख रहा है। नीतीश जी को सामने रख करके भाजपा वाले चला रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार तो लगातार यात्राओं पर तो कर रहे हैं, करेंगे बोला जाएगा नीतीश कुमार सब लोग, लेकिन लोग बात को समझ रहे हैं। और दूसरी बात है कि सरकार ने जो कुछ कहा था, आज बिहार बिल्कुल उसके विपरीत जगह पर खड़ा है। विकास आप कह रहे हैं 20 साल से, और अब देख रहे हैं कि बिहार में गरीबी छा गई, बेरोज़गारी छा गई, पलायन बढ़ गया है। और बेरोज़गारी और गरीबी जब बढ़ी है तो एक और चीज़ बढ़ी है जिसको लेकर चर्चा कम हो रही है, वो है लोगों के ऊपर कर्ज का बोझ। लोग जिंदा अगर हैं तो 6,000 से कम कमाई पर कोई ज़िंदा नहीं रह सकते, वो कर्ज ले रहे हैं, कर्ज में फंसते डूबते जा रहे हैं। तो एक तो आर्थिक मोर्चे पर लोगों का ये सवाल है। दूसरा है कि आप सुशासन की बात कर रहे थे, कानून व्यवस्था,
हर रोज़ हत्या। अभी आज ही हम देखें कि बिहार में पटना में कोई बड़े व्यापारी की हत्या हो गई। हाँ, तो हर रोज़ यहाँ बलात्कार, वहाँ हत्या, यहाँ दुकान में कोई लूट। तो ये बिहार में अपराधियों का राज आ गया है, अपराधियों का, अफसरों का, बलात्कारियों का, ऐसा पूरा माहौल बन गया है। लग रहा है कि कोई सरकार है ही नहीं बिहार में। तो इसलिए हमें लगता है कि ये सरकार को बदलना, जो नारा हम लोगों ने दिया, बदलो सरकार बदलो बिहार, तो ये सिर्फ कोई एक दो मुद्दे की बात अब नहीं है। पूरा बिहार में बिल्कुल लोगों को लग रहा है कि बिना इस सरकार को बदले अब बिहार बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगा। आगे बढ़ना तो छोड़ दीजिए, जैसा है वैसे भी नहीं जाएगा, पीछे चला जाएगा। तो इसलिए ये हमें लगता है कि इस बार का सबसे बड़ा एजेंडा। इस बार जैसे आप लोगों के लिए तो दूसरा विधानसभा का गठबंधन होगा, इस गठबंधन में लड़ने का, तो आपको क्या पिछली बार से बेहतर तालमेल लग रहा है या नहीं? तालमेल तो पिछली बार से बेहतर है, क्योंकि पिछली बार एकदम एन वक्त पर जाकर के सीटों का तालमेल हुआ, सीटों से ज़्यादा तालमेल नहीं था, एक कॉमन एजेंडा था। इस बार देखिए तो आंदोलन में भी एकता बन रही है, बिल्कुल एक साथ मिलके चल रहे हैं, कमेटियां बन चुकी हैं, समन्वय समिति है, उप समितियां हैं, ऑनलाइन, अभी हम लोगों ने ऑनलाइन मीटिंग की, एक बड़ी मीटिंग हुई जहां हर जिले से हर दल के नेता आए थे, पटना में बड़ी मीटिंग हुई। तो पिछली बार से ज़्यादा व्यवस्थित, ज़्यादा बेहतर तालमेल के साथ, एक तरीके से योजना के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब बिहार में एक नया फैक्टर देखने को मिल रहा है, खासकर मीडिया में तो खूब चर्चा होती है, आप जानते हैं, प्रशांत किशोर और उनकी पूरी टीम जो लगी हुई है, उसका कुछ असर देख पा रहे हैं क्या? हमें लगता है कि देखिए, प्रशांत किशोर जी शुरू में जब आए थे तो एक क्योंकि जो मुद्दे उठाते हैं लगभग आप लोगों के जैसे ही, रोजगार और लेकिन उस मुद्दों में एक तो साफ नहीं करते। जैसे उन्होंने कहा कि पलायन रोक देंगे और 15,000 कमा लेंगे लोग यहीं पर, कैसे करेंगे, क्या है उसके लिए योजना, ये नहीं बताते। दूसरा है कि आप अगर बोल रहे थे, अभी हमने उनको SIR पर बोलते हुए सुना नहीं है। इतना बड़ा बिहार पर संकट आ गया, तो उसको लेके क्या सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, तो इसलिए वो अपने बात तो बोलते रहते हैं। लेकिन हमें लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद से प्रशांत किशोर जी के बारे में लोगों की धारणा बदलने लगी है। पहले धारणा थी कि प्रशांत किशोर जी कोई एक नई पार्टी, कुछ नए एजेंडा के साथ आ रहे हैं, और जैसे कह लीजिए तो एक बिहार के लिए कोई आप जैसी एक पार्टी। आप तो अलग है, लेकिन वैक्यूम जो खाली था उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में अब उन्होंने ये भी कह दिया था कि हम चुनाव प्रबंधन नहीं करेंगे, दूसरों के लिए नहीं करेंगे, अपने लिए करने। अभी भी तमिलनाडु में कर रहे हैं उनके लिए। नहीं तो वही जो उन्होंने कहा था कि हम वो काम नहीं करेंगे, यही काम करेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव में लोगों ने देखा कि जब चारों तरफ से ये संकेत आने लगे थे कि मोदी जी की स्थिति बहुत खराब है, इस बार यूपी में हवा बदल गई है, हर जगह हवा बदल रही है, सरकार नहीं बन पाएगी, उस समय जब बीजेपी ने खुद 400 पार का नारा एक तरीके से बोलना बंद कर दिया था, अचानक जो ये हर टीवी चैनल में जाके इंटरव्यू देने लगे कि नहीं यार आप सब ठीक है, 300 से ज़्यादा सीट लेकर के आ रहे हैं, किस लिए किए थे? तो अगर आप प्रोफेशनली इस काम को कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। आपने कहा कि हमको ये सब काम करना नहीं है, अब हम अपनी पार्टी बनाएंगे, तो अपनी पार्टी का काम छोड़ करके ये काम अपन करने लग गए। तो इसीलिए हम कह लगे, तब से लोगों का धारणा बनी कि शायद कुछ बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने का पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो इससे इनके जो एक तरीके से इनमें लोगों का जो आकर्षण था वो घटने लगा है बिहार में। तो अभी मतलब आप तो कह रहे हैं प्रशांत किशोर और इनका कोई फैक्टर उस तरीके का नहीं है, लेकिन इन सब के अलावा जो बिहार के अंदर और लेफ्ट का जो सबसे बड़ा सवाल रहा है, ज़मीन के सवाल पर बहुत, खासकर माले और CPM या CPI का पहले भूमिहीन को ज़मीन दिलाने का, उसको कैसे देखते हैं? जो कि और मैं अभी जस्ट, जो कि मैं खुद भी बिहार से आता हूँ, तो मैं देख के आया था जो भूमि सर्वे हुआ था, उसमें किस तरह के बिना अव्यवस्था तरीके से काम हुआ। अब बिल्कुल इसमें देखिए, भूमि का सवाल एक तरीके से अभी एक दूसरे धरातल पर चला गया। पहले हम लोग भूमि सुधार की ही सिर्फ बात कर रहे थे, और भूमि सुधार में जाहिर सी बात है कि मेनली जो गरीब भूमिहीन हैं उनको ज़मीन चाहिए। दूसरा जो बटाईदार किसान हैं उनको बटाईदारी की सुरक्षा चाहिए, उनका पंजीकरण चाहिए ताकि उनको खेती करने में मदद मिले। लेकिन अभी जो स्थिति बन गई, हम देख रहे हैं कि बिहार में जिनके पास ज़मीन है, ज़मीन रखने वाले जो किसान हैं वो परेशान हैं। एक उनकी भूमि असुरक्षा,
क्योंकि ज़मीन जो उनकी ज़मीन थी, अब हम देख रहे हैं जगह जगह सरकार धड़ल्ले से उस ज़मीन का बिना मुआवजा दिए अधिग्रहण कर रही है, कह रहे हैं कि ये हमारी ज़मीन है। जो अभी बिहार में सड़कें बन रही हैं, भारतमाला योजना है, उन तमाम योजनाओं में धड़ल्ले से बिना मुआवजा किसान की ज़मीन का अधिग्रहण हो रहा है। किसानों ने मकान बना रखा था 30-40 लाख रुपए लगा करके, बुलडोज़र से ढहा दिया गया, कोई मुआवजा नहीं, ऐसे भी है। तो बिहार के किसान असुरक्षित हो गए। एक तरह से भूमि सुधार के साथ साथ भूमि सुरक्षा, ये भी एक बड़ा सवाल बन गया है बिहार में। इसलिए हमें लगता है कि भूमि का सवाल और बड़े दायरे में चला गया, और हम लोग तो बात कर रहे हैं कि गरीब भूमि इनको ज़मीन चाहिए, 5 डिसमिल 10 डिसमिल ज़मीन देना ही पड़ेगा। गरीबों को 2 लाख रुपए जो देने की बात थी, नीतीश जी ने कहा किया नहीं, उसको करना ही होगा लागू। महिलाओं के लिए पेंशन चाहिए, जो बुज़ुर्गों के लिए 400 रुपये का पेंशन को अचानक इन्होंने बढ़ा करके 1100 किया, 400 से 1100 पहुंचाने में 20 साल लगा दिए। हम लोगों ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1500 से शुरू करेंगे, और महंगाई के हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी होती रहेगी। तो कुल मिलाकर के हमें लगता है कि एक एजेंडा लेकर के हम लोग आएंगे, जो बिहार के गरीब, बिहार के नौजवान, शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, महिलाओं का सवाल, किसानों का सवाल, वो सवाल रहेगा, और बिहार को आगे ले जाने वाला एक एजेंडा लेकर के हम लोग आए। शुक्रिया दीपांकर जी, आपने इतना समय दिया हमें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना दीपांकर जी से बातचीत में, क्योंकि दीपांकर जी ने पूरी हर बातों को मुद्दे पर विस्तार से बात करी, खासकर चुनाव और चुनाव के आसपास जो चीज़ें घट रही हैं उसको लेकर। लेकिन एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने कही, जो 9 जुलाई जो है वो मेरे ख्याल से बिहार की राजनीति में निर्णायक दिन होगा, जब जहां मजदूर और किसान हड़ताल में है, लेकिन बिहार अपने लिए वोट के अधिकार के लिए लड़ने के लिए सड़क पर उतरेगा, और महागठबंधन की सारी पार्टियां उसमें होंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद।